नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। इस फ्रेम में मेरे साथ आप जो लोग देख रहे हैं ये सभी पत्रकार भाई हैं हमारे। मैं बारी बारी से आपका परिचय कराऊंगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फुरकान है। फुरकान जो है युवा पत्रकार है और इस समय दिल्ली में बेस्ड है ये। और दिल्ली से ही कई स्टेट की राजनीति को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ लंबे टाइम तक थे। अभी मध्य प्रदेश में है, फरीद खान जी है। फरीद खान मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और देवास जिले की कई सारी विधानसभाओं में इनका काफी अच्छा नेटवर्क है। और नीचे जो हमारे राइट हैंड साइड पे बॉटम में है ददन विश्वकर्मा जी हैं। इनको तो आप लोग बखूबी जान ही रहे हैं क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे और कई सारे प्लेटफॉर्म पे जो है पत्रकार पोहे वाले के नाम से बड़े फेमस हैं। ये बात करेंगे अभी मध्य प्रदेश में जो चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने दावे। तो क्या मध्य प्रदेश में अभी चुनाव किस स्तर तक चला गया है, कैसी सिचुएशन बन रही है वहां पे, और लोगों का क्या फीडबैक है? ये सभी लोग लगभग जो है मध्य प्रदेश में काफी सक्रिय हैं, तो इन्हीं से जानते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फुरकान से शुरू करेंगे। फुरकान, स्वागत है आपका पगडंडी पर। फुरकान, अभी देख रहे थे कि आप जो है मध्य प्रदेश में नीमच में शायद या मंदसौर में कहीं, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मंदसौर या नीमच में है। और नीमच में अभी आपने कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली कवर की है जिसमें कमलनाथ सहित कई बड़े नेता जो है वहां पे मौजूद थे। तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या है माहौल? ये जो भीड़ कमलनाथ की रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये भीड़ क्या कह रही है? क्या कमलनाथ को लेके एक सकारात्मक माहौल है? बीजेपी को लेके एंटी इनकम्बेंसी या नेगेटिविटी है? क्या देख पा रहे हैं आप वहां से? मैं बात कर रहा था रैलियों की। चूंकि अभी रिसेंटली मैंने कमलनाथ को कवर किया। उससे पहले जब कांग्रेस ने शुरू की थी अपनी मध्य प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी आई थी जबलपुर में, वहां था शिवराज भी देखा। रैलियों का जो चक्कर है, और जितना, चूंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं देखा है और ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ मुझे ये सब करते हुए, लेकिन जितना मुझे समझ है कि लोग सबको सुनते हैं जी। वो लोग भी थे जो इससे कमलनाथ की रैली में, वो लोग भी थे जो इससे पहले जब शिवराज यहाँ पर आए थे नीमच में, वो लोग भी बैठे हुए थे। और वही लोग कह रहे थे कि राजनाथ की रैली में भी हम आएंगे जी। और रैली में भी है कि आसपास के गांवों के ज्यादा लोग आते हैं, भले ही शहर में हो, सबको बस भर के ला दिया जाता है। और रही बात कि क्या कितना लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं या बीजेपी को चाह रहे हैं, लोगों के अंदर लोग सोचते बहुत हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है जी। ऐसा नहीं कि इसको आपने पैसा दे दिया तो वो वैसा कर लेगा। लोगों को पड़ता है, वो छोटे तबके का हो या मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कोई से भी कोई कहीं से भी आता हो। रही बात मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे टफ कंपटीशन। जितना आसान कांग्रेस समझ रही है कि हम 150 सीट लेकर आ जाएंगे, इतना है, वो इतना आसान नहीं है जितना वो बोल रहे हैं जी। हम उसको भले मध्य प्रदेश के चुनाव को कर्नाटक से कर लें कंपेयर, या कहीं से भी कर लें, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को अगर जीतना है तो काम यहाँ उन्हें मेहनत करनी पड़ी उन्हें, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस कई साल, जैसे नीमच है, ये यहाँ पे कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है पिछले 20 साल से। इवन जो प्रकाश सकलेचा है, उनके पिताजी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के जावद में, और वो जनता भारतीय जनसंघ के जमाने से हैं, और नेहरू के जमाने से वो भारतीय जनसंघ जीतते आया है। ओके। और इन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और जितना भी दोनों पार्टियां पैसे देने की बातें कर रही हैं या योजनाएं लेकर आ रही हैं, इवन कमलनाथ ने भी कह दिया था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि ये 4 महीने तक का है, उसके बाद कोई, भले हम हो या कोई भी हो, कोई नहीं देने वाला है जी। तो लेकिन एक टफ कॉम्पिटिशन कुल मिलाकर, और अगर दोनों को जीतना है तो बहुत मेहनत करनी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो शिवराज सिंह चौहान की या बीजेपी की जो महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहन योजना, वो बड़ी कारगर साबित होती दिख रही है, क्योंकि उसका असर है। मतलब जो हमारे पास फीडबैक है महिलाओं से वो ये है कि
कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा है, खासतौर पे महिलाओं को, कि ये योजना जो है शिवराज सिंह चौहान जो है उनके लिए लाए हैं और इसका फायदा उन्हें जो मिल रहा है, क्या वो वोट में तब्दील हो सकता है? ऐसा नजर आ रहा है कुछ महिलाओं से बात करके। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जितनी भी मैंने महिलाओं से बात करी है, उनके तकरीबन 99% महिलाएं ऐसी थी जिनके पास ये पैसा आ गया, उनको सिलेंडर भी आधे दामों में मिलने लग गया, राखी का पैसा भी आ गया, और जितनी भी योजनाएं हैं सबके पैसे आने लग गए। जी जी। और ये कोई दो एक पुरानी योजनाओं के पैसे भी आ रहे हैं, और ये कोई पहले से नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ अभी 2-3 महीनों के अंदर ही उनको भी समझ में आ रहा है कि चुनाव आ गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। जी। लेकिन क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये तब्दील हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसी महिलाओं से मिला जिन्होंने अपनी फॉर्म वगैरह सब भरे, उनके पास पैसा नहीं आया। इवन उनके जो घर प्रधानमंत्री आवास वाले थे, उनके घर भी किसी और को दे दिए गए। नाराजगी रही है शिवराज को लेकर, लोग शिवराज को इसलिए भी वोट दे रहे हैं, जितना मुझे लगता है लोगों ने भी ये कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी को केंद्र में मजबूत करना है, इसलिए वो शिवराज या भाजपा की तरफ जाते हैं। और अगर ऐसा है तो इतना बड़ा स्ट्रांग है, और वो महिलाओं में भी तब्दील कर जाएगा। और बहुत सी महिलाएं, और अक्सर आप महिलाएं बहुत दिखती हैं, और जितनी महिलाओं से आप बात की जाए उनके पास पैसा आता है जी और सबके पास। जी जी। चलिए, तो ददन भाई आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप भोपाल में काफी लंबे टाइम तक रहे हैं और बहुत बारीकी से, भले दिल्ली हैं अभी पर दिल्ली से बैठ के मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। क्या कह रहा है आपका गणित, क्या कहता है? मतलब क्या बदलाव की संभावना है या बहुत टफ है? जैसे फुरकान बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, क्या लग रहा है आपको, कैसा जाने वाला है ये वाला इलेक्शन? हाँ, जैसे बदलाव की जो बयार है ना, वो तब पता चलती है जब एक गांव का छोटे तबके का जो किसान है, जिसको मतलब नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या होती है क्या नहीं होती है, अगर ये बात करने लग जाए कि इस सरकार में अब सब कुछ ठीक नहीं है, जो घोषणाएं थी अब 3 महीने रह गया है तब हो रही है, उनका फायदा 3 महीने 4 महीने जो मिल पाएगा वो मिल पाएगा, ठीक है। तो वो एक तो समझ आ रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है, जहां तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा मुझे लग रहा है कि 140 140 से 145 के बीच में कांग्रेस का आंकड़ा मुझे पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बदलाव की बयार है, क्योंकि कई बार जब हम होते हैं तो एक बार में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चार पंचवर्षीय जो हो गई है बीजेपी सरकार की, और जनता ने देख लिया कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा जी। और जो टॉपिक आपने दिया है ना कि ये दल बदल की राजनीति, तो दल बदल की राजनीति से दोनों पार्टी को ज्यादा फायदा और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर कर्नाटक को जोड़कर देखेंगे तो कुछ सीटों पर जो विपक्षी पार्टी होती है उसको अक्सर फायदा होता है। जैसे आप कर्नाटक में देख लीजिए, कई उम्मीदवार ऐसे थे या कई नेता अच्छे ऐसे थे जिनको टिकट मिलना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस में कुछ को टिकट मिला, वो जीते भी, लेकिन जो गए उनके प्रभाव से दूसरी कई सीटें भी कांग्रेस में जीती। ऐसे बिल्कुल मध्य प्रदेश में हो सकता है, चाहे वो शेखावत हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अभी ये आपका 2-3 लोग जो बीजेपी दीपक जोशी जो ज्वाइन किए हैं, दीपक जोशी पूर्व मंत्री, है ना, पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी ये शेखावत गए हैं, ये भी है, 2-3 बुंदेला भी गए हैं, बुंदेला भी तो बहुत सारे लोग जाके छोड़ के जा रहे हैं। इससे बीजेपी का नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन जनता के बीच में अगर ये पहुंच गया ना कि अच्छा इतनी आए हैं इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, तो एक जनता के साथ में उस एरिया का लीडर होता है ना, उसके साथ में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो ना, तो बढ़िया शब्द है कि वो शब्द मुझे याद है ना, कि उसको
और जनता के बीच में जाके मतलब उसको सीटें मिल जाती हैं, उसका नाम मुझे क्यों ध्यान आ रहा है, छोड़िए। तो बात है। तो उस पर मुझे लग रहा है कि वो चीजें कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरी बात, अब सिर्फ मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 लोगों के बीच ये चुनाव है। पहला शिवराज सिंह चौहान, दूसरा वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, और तीसरा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर तय करेंगे कि किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है। सिंधिया पिक्चर आउट, नरोत्तम मिश्रा पिक्चर आउट, कैलाश जी पिक्चर आउट। ठीक है, इन सबसे ये आप बहुत बड़ी और अहम बात बता रहे हैं आप, क्योंकि जो इनके समर्थक है वो तो बेचारे निराश हो जाएंगे फिर। बिल्कुल निराश होने वाली बात, और ये है नहीं। बिल्कुल 3 लोगों के बीच में बैठक है और 3 लोग तय करेंगे किस एरिया में किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। वो सिंधिया समर्थक है, सिंधिया समर्थक नहीं है, वो नरोत्तम मिश्रा का करीबी है, वो प्रहलाद सिंह पटेल का करीबी है, वो कैलाश जी का वो है, वो इधर आप मालवा निमाड़ साइड चले जाइए तो वो जो साय करके जो मंत्री हुए जो खत्म हो गए है ना, उनके करीबी है। तो ये बिल्कुल तय नहीं है। और मैं भी बता दूं कि अभी जो 39 सीटों पर जो पहली बार हुई थी, उनमें से कम से कम 18 सीटें बीजेपी बिल्कुल हार गई है। जी। मालवा निमाड़ के 3-4 सीटें बीजेपी अभी हार रही है, चाहे वो राव विधानसभा हो, जीतू पटवारी वाली। आप समझ लीजिए कि हारे हुए कैंडिडेट को पूरा सीट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। मधु वर्मा को राव से टिकट दे रहे हैं, जो कि 5 साल में कुछ किए नहीं है। पैराशूट लैंडिंग से आप मधु वर्मा को उतार देंगे और चाहेंगे कि वो जीत जाएंगे। राजेश सोनकर को आप वहां सोनकक्ष में सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ खड़ा कर देंगे। सज्जन सिंह वर्मा वो आदमी है कि नुक्ता में खाने चला जाता है, या किसी का नुक्ता है, किसी के बेटे के जन्मदिन है, वहां चला जा रहा है, तो आदमी उसको तवज्जो देगा, या जो पैराशूट लैंडिंग में तो चलो राजीव जी बढ़िया काम कर रहे थे, भाजपाई है तो उनको टिकट दे देते हैं या उनको वोट देते हैं। तो दल बदल से ज्यादा नुकसान बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो चुनाव की बयार है ना, इस पे दल बदल बहुत आम है। लेकिन ये होता है कि दल बदल कर कौन रहा है, कितना वो नेता कद्दावर है, कितना कद्दावर नहीं है। सिटिंग एमएलए है, अगर वो कर रहा है तो वो बड़ी बात है ना। जनता का मैंडेट उसके साथ में होता है ना, जनता का मैंडेट होता है। फिर सहानुभूति जो शब्द कह रहा था कि वो सहानुभूति हो जाती है, तो सहानुभूति कहीं ना कहीं ले जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो दल बदल की राजनीति है और कहा क्या कैसा है, मुझे थोड़ा लग रहा है 80-60-40 तो अभी उसमें हूँ। 70-30 कह लीजिए, मुझे 70-30 लग रहा है। डेटा चाहिए, आटा चाहिए, उनको डेटा फ्री में मिल रहा है इस तरह से, और वो डेटा भी महंगा हो रहा है, तो पता नहीं क्या कैसा होगा। और समझ लीजिए कि एक छोटा आदमी जो संघ का था, या जो पुराने हमारे लोग थे, वो कहते थे जय सीताराम या जय सिया राम। बीजेपी वाले जय श्री राम लेके आ गए। अभी जय श्री राम में कहीं आप खड़े हो जाइए, 4 लोग आपको, और बीच में आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो मानसिकता ये भी बड़ी है। और क्योंकि एमपी धर्म प्रेमी जनता भी एमपी में बहुत ज्यादा है, तो अगर मोदी जी शिवराज जी इन 3 महीनों में कुछ ऐसा कांड नहीं कर दिए, कह लीजिए, तो कुछ ऐसा कहीं जाके आंसू बहा दिए, रोक दिए, तो जनता भी जय श्री राम के नाम पे पिघल भी सकती है। धर्म प्रेमी। अच्छा, बीजेपी ने अभी बीजेपी ने परसों एक बैठक में कहा है कि साधु संतों को पूजिए, साधु संतों के बीच जाइए, साधु संतों की सेवा भाव कीजिए। इसको कहा है, कार्यकर्ताओं को कहा है। तो कार्यकर्ता जा रहे हैं, साधु संतों की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी फोटो खिंचाई जाएगी, उनके अपने प्लेटफॉर्म पे डाले जाएंगे, एक मैंडेट उनका तैयार होगा। करेक्ट। तो मुझे तो लग रहा है कि 60-40 का भी रेशियो जो चल रहा है, दल बदल से नुकसान ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि चुनाव वाला जो माहौल है उससे तो दल बदल होती रहती है। बिल्कुल सही। बाकी आप फरीद भाई हैं से कुछ और बताएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जी जरूर। आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज रतन भाई, ना जी। फरीद भाई, चूंकि आप बड़ी देर से सुन रहे हैं सभी लोगों को, और आपके पास भी काफी सोर्सेस अच्छे हैं, आपकी खबरें भी आपके पास बढ़िया होती है, तो ये बताइए कि जो आप का जो इलाका है, जिस इलाके में आपकी सक्रियता है, वहां से बहुत बड़े जो है बीजेपी के नेता
पूर्व मंत्री दीपक जोशी जो है बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस ने उसको भुनाया भी बहुत अच्छे से, काफी हल्ला मचा, राष्ट्रीय मीडिया ने भी काफी लेवल पे उस चीजों को दिखाया, बाकी छोटी जगहों में तो सब लोगों ने कवर किया। क्या रहा उनके जाने के 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद माहौल बदला है? क्या परिस्थितियां हैं, कैसा है माहौल अभी? देखिए क्या है कि उनके जो पिताजी थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी, उनकी जो परंपरागत जो सीट थी बागली विधानसभा, अभी मतलब कुछ अधिकारियों के साथ साथ कुछ नेताओं और कुछ वहां की जो आम जनता है उनसे मेरी चर्चा हुई, तो वहां से ये बात निकल कर आ रही है कि पहली बार लोग मुखर रूप से कह रहे हैं कि वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वहां पर जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं स्वर्गीय किला अपने, उनका क्या नाम था, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं पूर्व, वो वहां से चुनाव जीते थे, उनके बाद कोई चुनाव नहीं जीता है। श्याम होलानी चुनाव जीते थे, उनके बाद कभी कांग्रेस वहां पर नहीं आई। इस बार शायद 2 टर्म बागली के विधायक थे ना श्याम होलानी जी, ना श्याम होलानी जी कैलाश जोशी जी से जीते थे, उनके बाद कोई वहां पे कभी नहीं आए। और दूसरी बात, हम बात करें सोनकच्छ विधानसभा की, तो वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के जो इंदौर के जिला अध्यक्ष हैं राजेश सोनकर, उनको टिकट देने के बाद वहां से जो पूर्व विधायक हैं चुनाव भी जीते, और वहां से एक जो मुख्य चुनाव है वो भी जीते, राजेंद्र वर्मा का ने वहां पर अपने जो समर्थकों के माध्यम से अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है, जिस वजह से वहां पर सज्जन वर्मा का जो काफी विरोध था वो विरोध उनका प्लस में हो गया है। और उनके साथ वहां पे राजेंद्र वर्मा के जो समर्थक है, जो सज्जन वर्मा के घोर विरोधी थे, लेकिन सज्जन वर्मा का विरोध नहीं, राजेश सोनकर के विरोध की वजह से वहां पर सज्जन वर्मा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी हम बात करें देवास की ही, देवास विधानसभा की, तो जो काफी लंबे समय से 8 विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी का राज परिवार जीतता रहा है जी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जो अपने वर्तमान में जो यहाँ पे जो चुनाव के प्रत्याशी के रूप में एक दावेदार, मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं प्रदीप चौधरी। उनके जो दादा थे रतन लाल चौधरी, वो 6,500 की लीड पर यहाँ पर चुनाव हारे थे, लेकिन पहली बार ऐसा उसके बाद हो रहा है कि प्रदीप चौधरी यहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में निकल कर आए हैं। अभी पिछले दिनों 20 अगस्त को ही उन्होंने एक अपनी यात्रा निकाली थी, कावड़ और कलश यात्रा। उस कावड़ और कलश यात्रा को शायद आपने देखा होगा कि किस जो भीड़ थी, वो जो क्राउड था सुबह 4 बजे का सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर बिलावली के महादेव मंदिर तक, वो भीड़ सुबह 4 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर तक एक जैसी भीड़ रही। तो ये जो भीड़ रही, इस भीड़ की वजह से जो देवास की विधायक हैं और जो राज परिवार है उनके चेहरे पे सलवटे आने लगे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या इसको हम सही माने कि जयसिंह ठाकुर और मनोज रजानी और इन लोगों में इन लोगों में सहमति बन गई है प्रदीप को लेके, या कहें कि आला कमान से है आदेश की नहीं, जो उम्मीदवार है उसको आप अभी, हम जब तक उम्मीदवारी डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक किसी भी तरीके का आपसी गुटबाजी वाला मसला जो है बाजार में नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अंदर की बात क्या है, क्योंकि मनोज रजानी और जयसिंह देवास के दिग्गज नेताओं में से हैं जो कई मर्तबा अपनी किस्मत आजमा भी चुके हैं और अच्छा खासा होल्ड भी रखते हैं वहां। हाँ, बिल्कुल। प्रदीप चूंकि खाती समाज से आते हैं और वैसे देखें तो उनका भी राजनीतिक बैकग्राउंड है, पर क्या लग रहा है आपको कि इनमें सहमति बनेगी और ये खुलकर प्रदीप का समर्थन कर पाएंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात बिल्कुल गुटबाजी की जो बात है, तो यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा के माध्यम से यहाँ पर देवास में प्रवेश अग्रवाल का प्रवेश हो चुका है जी। प्रवेश अग्रवाल का प्रवेश होना यहाँ पर पिछले साल जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और ये नर्मदा युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साथ एक बड़े व्यापारी हैं जी। और इस दौरान जब ये सारी चीजें चल रही थी, कांग्रेस के जो प्रदीप चौधरी हैं उन्होंने अपने यात्राएं निकाली, लेकिन वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। ये की सीधी सी बात नजर आ रही, जबकि प्रदीप चौधरी के अलावा अपने प्रवेश अग्रवाल अगर कुछ कार्यक्रम करते हैं तो वहां पर शहर अध्यक्ष मनोज रजानी और अन्य लोग भी साथ रहते हैं। दूसरा एक जो पहलू यहाँ पर है कि जब 2 साल पहले, कोरोना काल के पहले, प्रदीप चौधरी की जो कावड़ यात्रा थी उसमें दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे,
उसके बाद आज हम देखें तो 20 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायकों के चुनाव से एक समिति को लेकर वहां पर भोपाल में एक मीटिंग थी, लेकिन इतना बड़ा लवाजमा इकट्ठा होने के बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर उनके साथ नहीं आए। ये सीधा सीधा पूरी तरह से गुटबाजी के रूप में नजर आता है। लेकिन प्रदीप चौधरी एक सशक्त और मजबूत दावेदार के रूप में मौजूद हैं। साथ ही साथ हम एक देखें कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे से वो पैलेस को कमजोर करने की नीयत से प्रदीप चौधरी का साथ दे रहे हैं। ये पूरी तरह से नजर आ रहा है। मतलब गुटबाजी दोनों तरफ से ही है, मोटा मोटा बीजेपी में भी गुटबाजी अच्छी खासी है। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देवास में, अगर देवास विधानसभा की बात करें तो देवास में मतलब क्या है, आम जनता के बड़े मुद्दे क्या है जो आपको नजर आते हैं, जो लोगों से बात कर रहे होंगे, क्या कहते हैं लोग वहां के? जो देवास के जो आम लोग हैं, देवास के आम लोगों ने तो आज जैसे भी देखें 30-32 साल, मतलब एक बड़ा एक जो पीरियड, जो बड़ा एक वक्त रहता है, मतलब जो बच्चा छोटा रहता है तो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, जब से लेकर आज तक 30 साल की उम्र तक उसने यहाँ पे बदलाव नहीं देखा। तो बदलाव की तो इच्छा रखता है यहाँ का जो आम व्यक्ति है। साथ ही है कि देवास इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से यहाँ पर आसपास अन्य शहरों के साथ साथ अन्य जो लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उन लोगों ने भी बदलाव नहीं देखा है। तो बदलाव की तो स्थिति नजर आ रही है, लेकिन बदलाव होना काफी नामुमकिन सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पैलेस जो है आनंद भवन पैलेस, उनका क्षेत्र में पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र है, उत्तर जिसे बोलते हैं, वहां से लेकर जो देवास की जो 45 वार्ड है, हर जगह पर उनके निजी लोग मौजूद हैं जो उन्हें किसी भी तरह से अगर वो वीक होते हैं तो उसकी सूचना दे देते हैं। अब दूसरी तरह अगर हम देखते हैं तो चाहे प्रदीप चौधरी हो या अपने प्रवेश अग्रवाल हो, इनको खुद निजी रूप से मेहनत करना पड़ती है। इनके लिए संगठन के नाम से देखा जाए तो कोई मेहनत नहीं होती। जबकि देवास सांसद जो है महेंद्र सिंह सोलंकी, वो पुरजोर तरीके से पैलेस के विरोधी हैं, लेकिन वो सामने नहीं कर कुछ भी करते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संगठन का दबाव होता है तो कोई भी हो उनको काम करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये तौर तरीका है, लेकिन कांग्रेस का इसके पूरी तरह से उलट होता है। चाहे अपन सोनकच्छ का देख लें या देवास का देख लें या हाटपिपलिया देख लें या कहीं भी देख लें, अपने खातेगांव विधानसभा देख लें। हाँ, खातेगांव विधानसभा की हम बात करें तो अभी जैसे पूर्व में आपने दीपक जोशी जी का जो जिक्र किया, तो दीपक जोशी वहां से एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। अब बागली विधानसभा और कन्नौज खातेगांव विधानसभा, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं देवास जिले के कि जहां पर दीपक जोशी का एक होल्ड है। साथ ही हाटपिपलिया विधानसभा से वो 2 बार विधायक रहे हैं और 3 बार उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है। तो इस वजह से देखा जाए तो दीपक जोशी 3 क्षेत्रों में मजबूत है, लेकिन जो वर्तमान में उनकी दावेदारी की जो बात है तो वो कन्नौज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से नजर आ रही है। जी जी, अच्छा, तो अभी फुरकान के पास चलेंगे। फुरकान, एक स्थिति और है मध्य प्रदेश में जो बाकी प्रदेशों से एकदम अलग है। अगर थोड़ा सा देखें तो कर्नाटक इलेक्शन से मिलती जुलती है। एक भगदड़ सी है दोनों ही पार्टियों में। बीजेपी से ज्यादा लोग अभी देखा जाए तो पीछे हाल के महीनों में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं। कांग्रेस से भी कुछ लोग बीजेपी में गए हैं और अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से कुछ लोग हैं कांग्रेस में जो वरिष्ठ हैं, जो वजनदार नेता हैं, वो माहौल को परख रहे हैं, माहौल किस तरफ जा रहा है। अगर उनको लगता है कि पलड़ा बीजेपी का भारी होगा तो वो लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो फुरकान, थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये वजह क्या है इसके पीछे की? क्या लोग सिर्फ अपने फायदों के लिए ही बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी कर रहे हैं, या टिकट की उम्मीद नहीं है जिन लोगों को, वो लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं? इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता के अंदर पार्टी बदलने वालों को लेके स्वीकारोक्ति है? जनता उन्हें स्वीकार कर रही है या करेगी? उनके अंदर जनता के अंदर ऐसे लोगों को लेकर वो थोड़ा से बैलेंस चलते। अगर आप सिंधिया के लेकर कांग्रेस को चाहने वालों से बात करेंगे तो शायद उनके बीच में विरोध होगा, और भाजपा से बात करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन आम जो वोटर है उसको वो सोचता है, वो उसको थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे समंदर पटेल है, मैं आज जावद में ही था, सुबह से जावद घूम रहा था,
लेकिन मुझे कहीं भी समंदर पटेल को लेकर विरोध नहीं दिखा। लोगों के अंदर ऐसा नहीं है कि वो उसको बुरी नजर से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, और अक्सर जावद में ये होता है कि सकलेचा तो अलग लड़ते, एक अकेले सकलेचा लड़ते हैं, दोनों दूसरी तरफ दो कांग्रेसी लड़ते हैं, जिससे कांग्रेस की वोट्स कम हो जाते हैं। तो लोगों के अंदर मेरे ख्याल में कोई इन ऐसे लोगों को लेकर कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उन्हें कांग्रेस और भाजपा नजर आती है। वो चेहरा छोटे चेहरे नहीं देखते। दूसरी चीज ये है कि ऐसे जितने भी हैं, ये एक तो जैसे हर इलाके का थोड़ा अलग है। जैसे इधर की बात करें तो समंदर इसलिए का क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला, और कहीं लोगों के अंदर जो नेता हैं उनके अंदर ये भी देखने को मिलता है कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें सिर्फ कुर्सी के लिए, और वो पावर पे रहे। क्योंकि जैसे ही सरकार गई थी कांग्रेस की, तो आप देखेंगे कांग्रेस के हाथ से सारी चीजें जा रही थी, वो हर जगह से कमजोर होते जा रही थी जी। तो जो भी भाजपा के थे, उनके अंदर एक जो एमपी की एक खुशबू है, या एमपी के लोगों के अंदर या नेताओं के अंदर एक जो मैंने देखी है, इनकी एक चाहत है कि लोग हमें पूछें, और आदमी को जब पूछा जाएगा जब वो सत्ता में होगा। आप कांग्रेस को देखेंगे तो वो जितने भी विधायक रहे हैं, विधायक भले ही विधायक हो, उनको लोग नहीं देखते, उनको नहीं पूछेंगे। और इसका बड़ा एक मेंटल फैक्टर भी होता है, और लोगों को, विधायकों को या नेताओं को सीट चाहिए, सत्ता चाहिए, इसलिए शायद वो ऐसा करते हैं जी। उन्हें सिर्फ उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ सत्ता से। गगन भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके तो काफी जो है रिलेशन रहे हैं, मतलब रिलेशन से मेरा सेंस ये है कि काफी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से आपकी अच्छी खासी यारी दोस्ती है, पत्रकारिता के नाते भी है, कुछ खाना खिलाने के नाते भी है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या कहते हैं आपके जो नेता लोग हैं, क्या है, मतलब क्यों भागम भागी मची हुई है इधर दोनों तरफ? एक्सेप्टेंस कह लीजिए जी, क्योंकि भागम भागी अब हो रही है, लेकिन इससे असल जो मायने है भागम भागी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के टाइम ही होनी थी। लेकिन कई बीजेपी के बहुत बड़े बड़े जो अब कर रहे हैं या करने वाले हैं कुछ और भी, तो राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा बुरहानपुर से जैसे ही अंदर करी और मालवा निमाड़ होते हुए वो जब पूरा आदिवासी बेल्ट होके गए, तभी लगा था बीजेपी बहुत सारे नेताओं को लगा था कि अब ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन कभी होता है कि आपके ऊपर कुछ ईडी, सीबीआई और बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसका भी डर हो जाता है, हाँ, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, तो उस वजह से वो रुक गए थे। लेकिन अब वो सीधे तौर से होगा। रही बात भागम भाग, तो ग्वालियर चंबल में आज से नहीं है, 2020 से ही ये बगावती सुर जो है भाजपा नेताओं में है, जब से सिंधिया आए हैं। महाराज का राज जब से आया है तब से बहुत ज्यादा गुटहावी है। यही बड़ी वजह रही है कि सिंधिया को मेन जो चुनावी एजेंडा है या जो मेन फोकस है उससे हटाकर नरेंद्र सिंह तोमर के ताले में गेंद दे दी गई है कि आप इस गेंद को उछालिए और आप तय कीजिए कि क्या कैसा है। क्योंकि सिंधिया सिर्फ ग्वालियर चंबल के नेता है, इसको आप चाहे मानो या चाहे ना मानो, मध्य प्रदेश की जनता मानती है कि महाराज तो सिर्फ ग्वालियर चंबल के हैं, और ग्वालियर चंबल के भी नहीं रहे, गुना के रह गए हैं, वहां से कीर्ति यादव भी उनको खूब टक्कर दे रहे हैं। और उनके कितने कैंडिडेट जीत के आ पाएंगे, कितने नहीं आ पाएंगे, ये भी बड़ा असमंजस है। उनके भी पिछले 22-28 जो कैंडिडेटों को टिकट दे दी गई थी, जरूरी नहीं कि 22-28 टिकट को कैंडिडेट को टिकट दी जाए। प्लस ये तय भी करेगा कि यही चुनाव सिंधिया के बीजेपी में पॉलिटिक्स भी तय करेगा। सिंधिया अगर अपने लोगों को जितने टिकट दिला गए वहां से लेकर आ गए तो सिंधिया बीजेपी में ठीक ठाक, नहीं तो सिंधिया वापस
कांग्रेस में भी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो बहुत बड़ी बात, आप ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, वापस कांग्रेस में भी जा सकते हैं। जबकि राहुल गांधी, अगर आपको याद हो, फुरकान को याद होगा, फुरकान चूंकि भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे थे उस समय, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, अगर मैं करेक्ट हूं तो रतलाम में शायद थे वो, जब उनसे पूछा गया था कि जो लोग गए हैं उन्हें अगर वापस आना होगा, तो उन्होंने सिरे से इस चीज के लिए मना किया था। खैर, वक्त है, राजनीति में तो कुछ भी पॉसिबल है, आज वो मना कर रहे हैं, कल हो सकता है कि वो खुद गले लगा लें, ये तो वक्त की बात है। आप कंटिन्यू कीजिए ददन भाई। हाँ, तो एक कोर्ट में पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट छपी है, उसमें राजनीतिक विश्लेषक अपने एमपी चाहिए, वो क्या लिखते हैं कि सिंधिया, अच्छा अब आप पूछेंगे कि तोमर और सिंधिया में सब कुछ ठीक है। हाँ। उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि सिंधिया और तोमर के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लिख रहे हैं, लेकिन विवाद मुख्य तौर से है। ये ग्वालियर की जनता को, जो मुरैना की जनता को और आसपास की सब जनता को पता है कि तोमर को ये चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया जाना और सिंधिया को ऐसे टाइम में सिंधिया को कोई पोस्ट नहीं देना बड़ी बात है ये। ठीक है, तो जब अंदर खाने बात चली गई, सिंधिया समर्थकों को लग गया कि अरे ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है, तो सिंधिया ने गुहार लगाई आला कमान के पास। आला कमान ने बोला कि अभी हम सब ठीक कर देते हैं। बीजेपी मीडिया मैनेजमेंट ने अगर इस देश को, अगर इस कॉर्पोरेट जगत को मीडिया मैनेजमेंट सीखना है तो ये बीजेपी से और प्रधानमंत्री मोदी सीखना चाहिए जी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा इसका काट क्या है, तो इसका काट वो तस्वीर थी जिसमें आप कह रहे थे कि सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर गले मिल रहे थे। तो सब कुछ ठीक नहीं है, वो बताने के लिए कि ये सब कुछ ठीक है, वो तस्वीर वायरल की गई, वो तस्वीर जारी की गई। जी हमारे फरीद भाई, तो क्या है मोटा मोटा, जो आपको मैं देखा हूँ काफी फील्ड में काफी लंबा टाइम आप बाहर ही रहते हैं, क्या लग रहा है देवास जिले की जितनी भी, सिर्फ देवास जिले की स्पेसिफिक इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने काफी टाइम वहां बिताया है, जरा जल्दी फटाफट बता पाए क्या लग रहा है, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है, जनता के हिसाब से, नेताओं के हिसाब से, टिकट बंटवारे के बाद क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? बदलती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, नहीं तो इस बार पूरी तरह से 100% नजर आ रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुंचेगा। जी जी। दूसरा, हम अगर बात करें खातेगांव विधानसभा में, तो वहां पर आशीष शर्मा का अपने काफी विरोध है अंदर खाने। जी। पार्टी के लोग तो करते हैं, जो टिकट के दावेदार होते हैं या जो विरोधी लोग होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनमें भी काफी विरोध है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ ऐसे मामले बने थे जिसकी वजह से उनका विरोध है। बागली और जो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र है, अगर कांग्रेस वहां पर एक मजबूत दावेदारों को अगर वहां पर उम्मीदवार बनाती है, जो मजबूत हैं, जो जमीनी नेता हैं, उन्हें अगर उम्मीदवार बनाती है, तो वहां की 2 विधानसभा सीट तो लगभग आना तय है। तीसरा, हम देखें तो अपने सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1.5 महीने से सज्जन सिंह वर्मा तो अपने बूथ लेवल पर पूरी तरह से मनोज राजधानी के साथ पूरे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। साथ ही वो सुबह, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो सुबह 7-8 बजे वहां से इंदौर से अपने घर से निकल जाते हैं और सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में लोगों को, जो वहां के जो मतदाता हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको भी नाम से जानते हैं। तो सज्जन वर्मा एक जमीनी नेता है। जी जी। ऐसे में राजेश सोनकर, जो अभी भी पूरी तरीके से चुनाव काफी करीब है, लगभग 1-1.5 महीने बाद आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में अभी भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे हैं, ना ही लोगों से उनका मेलजोल है, जिसकी वजह से उनका विरोध है। तो जो 3 सीटें हैं, लगभग ये जो 3 सीट है, ये कांग्रेस के लिए काफी मजबूत है। लेकिन उसके बाद अगर हम अपने हाटपिपलिया की बात करें, तो हाटपिपलिया विधानसभा में जो मनोज चौधरी, जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, लेकिन उनका निजी ग्राफ काफी मजबूत है, जिस वजह से वहां पर उनकी हार तो काफी मुश्किल से है। देवास में प्रदीप चौधरी जो है काफी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन टक्कर के साथ साथ हम देखें तो पहले का ग्राफ काफी मजबूत है। अगर उन्हें सहयोग मिल गया, जैसे आप ही बता रहे हैं, जैसे मनोज राजधानी जो है वो सज्जन सिंह वर्मा के साथ लगेंगे, सीधी सी बात है।
अगर उनको हाँ, देवास हाँ, के हाँ। लोकल नेताओं का, देवास के ऐसे मजबूत नेताओं का सहयोग मिल गया तो प्रदीप ये सीट निकाल सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि प्रदीप ने माहौल तो बनाया है अच्छा खासा। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी देखा जाए तो मनोज राजनी को देवास में विधानसभा में उनको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि काफी आज की कंडीशन में पिछले चुनाव की बदौलत आज देवास के अंदर काफी मजबूत है कांग्रेस। लेकिन जो स्थानीय जो नेता हैं वो प्रदीप चौधरी के साथ नहीं है, बल्कि वो प्रवेश अग्रवाल को साथ दे रहे हैं। जी, जबकि होना क्या चाहिए कि जो मजबूत दावेदार है, अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो पार्टी अपनी गाइडलाइन खुद तय करती है, लेकिन पार्टी को जब नजर आ रहा है, पार्टी के जो ऊपर के जो नेता हैं वो ये तय कर रहे हैं, लगभग वो असमंजस की स्थिति में है। क्योंकि जिस तरह से प्रदीप चौधरी की जो कांवड़ कलश यात्रा की जो वीडियो फुटेज जो पहुंची जो आला कमान तक, तो उन्होंने देखी, तो उन्होंने काफी विचार किया कि हमें देवास के अपने अंदर जो प्रदीप को काफी तवज्जो देना पड़ेगी। जी, जी, अब ऐसी स्थिति में अगर जब आला कमान और प्रदेश नेतृत्व सब प्रदीप चौधरी के नाम पर काफी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय कांग्रेस है, स्थानीय कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में है। जी, तो जब जो स्थानीय जो लोग हैं, जो स्थानीय जो नेता हैं, जिन्हें उनकी जरूरत है, अगर वो पूरी तरह से साथ नहीं देंगे तो फिर ऐसे में जीत की बात तो काफी कोसों दूर रहेगी। जी, जी, बिल्कुल सही कहा फरीद भाई आपने। फुरकान, आपसे आप जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। फुरकान, एक बात बताइए कि 18-20 साल लगभग हो गया है बीजेपी की सरकार को, और जो है मोटा मोटा मामला जो है ये देखा जा रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई और महिलाओं पे अत्याचार या दूसरी चीजें देखें उसमें मध्य प्रदेश काफी सुर्खियों में रहा है। तो ये इन मुद्दों पे बात करने के लिए आपको लोग मिलते हैं जब आप फील्ड में निकलते हैं? तो ये मुद्दे हैं वहां के लोगों के लिए, या वहां के लोग धर्म पे और प्यार मोहब्बत में और राष्ट्रवाद में और इसी में बस घुल के मिल जाएंगे और काम खत्म, मुद्दे सारे दफन हो जाएंगे? इसमें दोनों तबके के लोग, दोनों तरीके के लोग, लेकिन उनकी उम्र में एक बैरियर आ जाता है। जो मान लें अगर वो 24-25 साल का है, तो ऐसे सांप्रदायिक लोग आपको कम मिलेंगे। इसके ऊपर वाले लोगों के अंदर ये सोच जरूर जी। रही बात महंगाई बेरोजगारी और उसकी, तो बेरोजगार तो अक्सर मिल जाते, अक्सर, और ऐसी बेरोजगारी है जैसे आज ही की मैं आप बताऊं, तो जावद में मुझे तकरीबन 5 से 6 लोग ऐसे मिले, और 4 तो आज ही की बात है, आज ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वो सब ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और वो उन्हें नौकरी नहीं मिली। एक बंदा था मनोज करके, उसको वो आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, फिजिकल टेस्ट भी उसने क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको नौकरी उसमें नहीं मिली। फिर वो उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, और फिर उससे वहां उसने कई एग्जाम्स दिए, कई कंपटीशन हुए, और सब में क्लियर करा, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं की। उसे नौकरी नहीं मिली, और वो एक फैक्ट्री में सिर्फ मजदूरी कर रहा था। मजदूरी से भी पोस्ट हटा दिया गया। फिर वहां पर बंदा मिला जो बीकॉम ग्रेजुएट था, उसने भी अपने हाथ पटके और कई सालों तक उसने नौकरी की तलाश करी, और अब जाकर वो पॉपकॉर्न बेचता है जावद के बस स्टैंड के ऊपर खड़े होकर। और फिर लेकिन एक चीज है, अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर घूमा, मध्य प्रदेश में जहां पर भी घूमा, मैंने ये देखा कि लड़के कम पढ़ते हैं, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। जी। और उनके ऐसा नहीं है कि उनके घर वालों से प्रेशर आ रहा है कि तुम मत पढ़ो या तुम्हें सिर्फ आगे जाकर चूल्हा और यही देखना है। घर वाले खुद पढ़ा रहे हैं। एक आदमी है, उसने अपनी कर्जा लेकर, आज वो कर्जे में है, और वो कर्जा लेकर उसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया है, और अब वो एम्स के लिए तैयारी कर रहा है, और उसने वो काम सिर्फ बस के अंदर कंडक्टर है। जी जी। तो बेरोजगारी बहुत है, और लोगों को अपने टाइप का काम नहीं, जो अगर वो इंजीनियर है तो उसको उस तरीके का जो जिसमें वो स्किल्ड है वो वाला काम नहीं मिलता, उसे मजदूरी करना पड़ती है। जी। मजदूरी घर चला सकती है, लेकिन वो जिंदगी भर उसके लिए साथ नहीं दे सकती। तो महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, और नौजवान जो तबका है, जितना भी नौजवान तबका है, वो यकीनन
जो भाजपा की सरकार है उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन रवीश कुमार वो कहते हैं कि वो अंकल वाला जो ब्रिगेड है जी उनको यकीनन भाजपा ज्यादा पसंद आती है और उनको वो ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन नौजवान वही अंकल ना जो पार्कों में बड़ा मंडी लगा के झुंड लगा के बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, वही अंकल वाला ग्रुप है ये। मतलब उनको ये है कि एक नीमच में एक व्यापारी मिले, उन्होंने बोला कि हमारी व्यापारियों की कमर तोड़ गई है, नीमच के अंदर सब नशे में डूबे हुए हैं, हमें हमारा महंगाई है, हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है जी। लेकिन हमें स्वराज चाहिए, हमें मोदी को मजबूत करना है, हम राष्ट्रीय एकता में मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए। सिंधिया जी को लेके क्या है, क्योंकि देखिए बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहे हैं और एक अच्छी फौज के साथ बीजेपी में उन्होंने एंट्री की है, बहुत तगड़ा झटका बीजेपी से जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस को दिया और सरकार गिरा दी, और ये सब आप लोगों के और हमारे सबके सामने है। क्या ये चुनाव सिंधिया की राजनीति का, राजनीतिक भविष्य का चुनाव माना जाए, या कहें कि आर पार का चुनाव हो सकता है सिंधिया के लिए, ऐसा लग रहा है आपको? सिंधिया के पॉलिटिक्स का ये चुनाव है, क्योंकि तो सिंधिया जो सौदेबाजी करके 2018 विधानसभा हमने जब चुनाव जीता, मतलब जब उनके समर्थकों के साथ वो आए तो उन्होंने सौदेबाजी तय कर ली थी कि मेरे जितने ये हैं उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, जो हारेंगे उनको निगम और अलग अलग बोर्डों के अध्यक्ष बनाया जाएगा, वही कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, तो सब कुछ मिल गया। अब क्या है कि अब सवाल उठता है कि बड़ा पद नहीं दिया गया इस चुनाव के और इन सब चीजों के बारे में। तो भाई साहब बड़ा पद तो आहत मंत्री जो हमारे हुए, सॉरी मतलब वो जो अपने नरोत्तम मिश्रा हुए, कैलाश जी हुए, नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण चेहरा कह लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय ओबीसी और ब्राह्मण चेहरा कह लीजिए, फग्गन सिंह कुलस्ते आप एसटी कह लीजिए और एससी कह लीजिए, आप उनको क्या बोलते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते के बाद एक नाम आता है वीरेंद्र सिंह खटीक को, उनको भी कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, तो साझ तो दिया है भाई, जिसको सिंधिया कोई बड़े हैं नहीं, इनसे बड़े तो सिंधिया है नहीं भाजपा में, करेक्ट। कैलाश जी से बड़े सिंधिया है नहीं, ठीक है। अगर वोट बैंक के नाम बड़ा नहीं होता ना, यहाँ काम देखा जाता है, आप क्या पॉलिटिक्स करिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चुनाव सिंधिया का भविष्य तय करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात आ जाते हैं अपन, ये चुनाव बीजेपी के हाथ से जा रहा है और इसका सीधा आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, कभी भी प्रधानमंत्री ने चुनावी साल में 3-3, 4-4 नहीं तो 15-15 रैलियां नहीं करी है, 15-15 वो कार्यक्रम नहीं किए हैं। आप देख लीजिए पिछले 2 साल पहले से हर महीने के दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में होम मिनिस्टर आपका मध्य प्रदेश जा रहा है, जयप्रकाश जेपी नड्डा वहां जा रहे हैं, बार अलग अलग बड़े क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट है ना, वो जा रहे हैं, रेलवे के अलग अलग कार्यक्रम वहां हो रहे हैं, बड़ी सब चीजें हो रही हैं। उससे क्या मैसेज आप समझते हैं? इससे मैसेज ये होता है कि प्रदेश आपके हाथ से फिसल रहा है, तभी पूरी ताकत झोंकी जा रही है जी। राजस्थान में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? राजस्थान में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में आप हार रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है, बीजेपी को ये पता है कि मध्य प्रदेश हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए सारी ताकत यहाँ झोंक दो जी। ये है पॉलिटिक्स जी। अच्छा फरीद भाई, आपसे भी थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि बात महाराज की चल रही है, तो आप भी एक ऐसे मतलब जिले से या कहें शहर से आते हैं जहां महाराज हैं। खबर यह थी कि महाराज को काला पीपल से टिकट देने की जो है बातें हो रही थी, क्या है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, महाराज के साथ साथ वहां पर 12 उम्मीदवार और हैं भारतीय जनता पार्टी से, दावेदारी जो अपनी जता रहे हैं, लेकिन टिकट की जो बात है वो जहां तक मेरा मानना है कि देवास के जो आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है होना है, उन लोकसभा चुनावों को लेकर ये तैयारी है। अब आप सोचेंगे कि विधानसभा की बात लोकसभा तक कैसे पहुंची, क्योंकि देवास के अलावा हाइट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र और एक और अन्य जो देवास लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो कुछ विधानसभा सीटों पर वो अपनी मजबूत दावेदारी जताकर अपने लोगों को वहां से टिकट दिलवाकर आगामी लोकसभा
चुनाव में वो टिकट बदल लाने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ये इस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में महाराज के वहां से टिकट मांगने के बाद जो स्थानीय लोगों के अलावा वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वहां के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने वहां पर उनका विरोध किसी न किसी रूप में जताया है। साथ ही वीडी शर्मा से, शिवराज सिंह चौहान से, सबसे जाकर वो मिले हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाना तो काफी मुश्किल है कि वहां से उन्हें टिकट मिलेगा। और वो अपनी जो परंपरागत सीट है देवास विधानसभा, अगर वो वहां से टिकट लेते हैं तो फिर देवास में तो काफी स्थिति खराब होगी, क्योंकि विधानसभा अगर चुनाव के दौरान जो जिस तरह से हम देखते हैं कि वो अब विधानसभा चुनाव में अपनी जो माता हैं उनके द्वारा भी जनसंपर्क किया जाता है। साथ ही अन्य विधानसभा चुनाव में महाराज खुद जाते हैं। अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं तो उसमें रतलाम गए, मंदसौर गए और कई ऐसी जगह पर उनका उपयोग किया गया। ऐसे में जो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, कई सूत्र ये बता रहे हैं कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की भी उनकी दावेदारी चल रही है। इस वजह से वो अपना एक जो ग्राफ बढ़ाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो चुनावी समीकरण के बाद, जो जनता के बीच में जाने के बाद ये सारी चीजें और पता चलेगी कि आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये सार देखें तो काला विबल से महाराज चुनाव लड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये क्लियर है एकदम, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है। जी जी, क्योंकि देवास में उन्हें काफी मेहनत करना पड़ रही है अभी। तो देवास बचाएंगे या काला पीपल लड़ेंगे, क्या है? चलिए इसको 1 मिनट में खत्म करते हैं। एक लास्ट सवाल है मेरा, बारी बारी से मैं आप चारों से लूंगा। तमाम सारे, जैसे ददन भाई ने कहा, बड़े नेता वहां आ रहे हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। फुरकान, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है लोगों के बीच में? लगता है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा है कि टफ कंपटीशन है, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस थोड़ी सी आगे, ज्यादा थोड़ी। हाँ दादा भाई बताइए। हाँ, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि जो सिनेरियो रहा है इसमें महंगाई, बेरोजगारी, सब मुद्दे आएंगे। और एक अब लोगों को ना, अब जो लोग हैं, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, वो भी अब समझ रहे हैं कि एक नेता को क्या होना चाहिए। जनता के बीच जाए, जनता के बीच बैठकर उनके काम में हाथ बताकर उनको फील करे कि हम कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसा काम करें। वो काम अभी मौजूदा राजनीति में वो काम जो कर पा रहे हैं वो राहुल गांधी मुझे समझ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ना चाहिए। जी फरीद भाई बताइए। बिल्कुल, राहुल गांधी का ग्राफ तो बड़ा ही है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमारी जो इनके भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा में जो क्राउड जो था, जो भीड़ जो थी, मैंने खुद उज्जैन की जो अपने उनकी सभा थी वो कवर की, उसके साथ में इंदौर से जब साथ चला तो जो भीड़ जो रास्ते भर में जो नजर आई, जो लोगों में एक उत्साह था, उस उत्साह का पूरी तरह से फायदा मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उनमें कांग्रेस को मिलेगा। और राहुल गांधी के आने से कांग्रेस में मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फायदा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का।